नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि आज पब्लिक न्यूज को ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू पब्लिक न्यूज। और पब्लिक न्यूज तो वैसे भी आवाम की आवाज़ है, तो हमें बहुत कुछ आपसे सीखने का मौका मिलेगा। असल में बात ये कि मैं पब्लिक से हूँ तो पब्लिक में ही आऊँगा और पब्लिक की बात करता हूँ, तो पब्लिक की बात करता हूँ, पब्लिक के लिए करता हूँ, पब्लिक से हूँ, पब्लिक में आ गया हूँ। और आज हम में हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त और बड़े पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, बतौर टीवी एंकर भी और बतौर पॉलिटिशियन भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने अपना आखिरी इलेक्शन लड़ा 2018 के इलेक्शन में और वो MNA मुंतखब हुए थे, दूसरी मरतबा MNA मुंतखब हुए। डॉक्टर आमिर लियाकत हम में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उन्होंने कुछ अर्सा हमारे साथ बतौर कुलीग काम भी किया और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं उनका कोलीग रहा। पब्लिक टीवी पर वो अपना प्रोग्राम होस्ट करते थे और अक्सर ये होता था कि वो 2 से 3 मरतबा ऐसा भी हुआ कि वो लेट हो गए प्रोग्राम से, तो मुझे अचानक डॉक्टर साहब ने कहा कि पहुंच के डॉक्टर आमिर लियाकत का शो आज तुम करोगे। तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। गो उन्होंने बहुत अरूज भी देखा और कई मुश्किलात भी ज़िंदगी में देखी, और शायद ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है कि आपको अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ें मिल रही होती हैं, आपको आला रुतबे मिल रहे होते हैं, आपको तारीफ़ें मिल रही होती हैं, और फिर वहीं आपको तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। जहाँ आसानियाँ होती हैं वहीं मुश्किलात भी होती हैं। तो अल्लाह उनका सफ़र आखिरत आसान फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी अच्छी बातें, उनकी खूबसूरत बातें हम हमेशा याद रखेंगे। पब्लिक टीवी की पूरी टीम की जानिब से हम ताज़ियत करते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत की फैमिली से, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का सन 2022-23 का माली साल का बजट जो है वो पेश हो गया, और ख़ास बात यह है इस बजट की नाजरीन कि इस बजट को जब वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पेश कर रहे थे तो उन्हें सामना नहीं था उस शोर का, उस बुलंदो बाला चीखो पुकार का जो अक्सर अपोजिशन की जानिब से होता है। और जब कोई भी वज़ीर ख़जाना बजट पेश कर रहा होता है तो वो जो शोर है वो एक रोमांस तो ज़रूर पैदा करता है, लेकिन साथ साथ उस रोमांस के आवाज़ आती है कि जहाँ एतराज़ होता है उस बजट के ऊपर, जहाँ आवाम को सहूलतें नहीं दी जा रही होती, वहीं वो अवामी नुमाइंदे जो उस फ्लोर पर खड़े होते हैं वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आज वो फ्लोर जो है वो खामोश था और उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं थे जो आवाम का वोट लेकर इसलिए असम्बली का हिस्सा बने, फ्लोर का हिस्सा बने कि वो उनके हक़ की बात करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज वो तमाम लोग वहाँ पे नहीं थे, और वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की इस वक्त वाहिद मुंतखब सबसे बड़ी जमात इकलौती जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। गो उसकी हुकूमत नहीं है, इत्तेहादी हुकूमत है, तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। लेकिन दूसरी जानिब आज बजट पेश कर दिया गया। बजट में जो कुल बजट था नए माली साल 2022-23 का, उसका कुल तखमीना जो है वो 9,502 अरब रुपए है, जिसमें खसारा 45,098 अरब रुपए का है। दूसरी जानिब टैक्स टारगेट को भी, हदफ को भी बढ़ा दिया गया है, जो कि 7,000 से ज़ायद कर दिया गया। अब देखना यह है कि इसको हम किस हद तक पूरा कर पाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस बजट में जो कि 9,502 अरब का बजट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो हमारी सूद की अदायगियों का है, यानी कि जिसका हमारे मुल्क के ऊपर कोई रोल नहीं है जिस पैसे का, लेकिन वो हमने पैसा देना है। और उसका अंदाज़ा जो तखमीना जो है वो रवां माली साल के अंदर कर्ज़ों और सूद की अदायगी पर 3900 यानी कि 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे। मैं आपको बताता चलूं कि हम टैक्स पर हमेशा बात करते हैं और टैक्स पर पाकिस्तान पर हमेशा एक सवाल या निशान भी उठाया जाता है। बड़ी बड़ी लोग जो हैं बड़े बड़े हुकूमतों में आते हैं और वे दावा करते हैं कि टैक्स सिस्टम को बेहतर कर देंगे। खान साहब ने बजा तौर पर बड़ी कोशिश भी की और उन्होंने नारा भी लगाया था, बट वो कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान शायद दुनिया के उन 2-3 ममालिक में शुमार होता है जहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी होता है। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3,000 अरब रुपए पाकिस्तान में सालाना टैक्स चोरी होता है। अगर हम इस टैक्स चोरी को रोक लें तो इस मुल्क का जो बजट खसारा है वो भी कम हो सकता है, इस मुल्क के जो माली मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। अच्छा, खूबसूरत बात क्या है, इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो आप जैसों की और मेरे जैसों की है, जो एक मुतवसत तबका होता है या जो गरीब तबका होता है। ना मिडिल क्लास ये चोरी करता है, ना गरीब तबका ये चोरी करता है। जो 3,000 अरब रुपए की चोरी हो रही है वो अपर क्लास करती है, वो अमीर तबका करता है। और जब बजट पेश होता है तो आप और मैं बड़े गौर से सुनते हैं कि बजट में हमारे लिए क्या है, जबकि पाकिस्तान का वो एलीट तबका
گھروں میں سو رہا ہوتا ہے. ان کے لیے بجٹ سپیچ میٹر نہیں کرتی, ان کے لیے جو بجٹس کے اہم بلٹس پوائنٹس ہوتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتے, کیونکہ بجٹ کسی نہ کسی صورت امیر کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے. تو میرے نزدیک آج جو بجٹ تھا وہ گو ایک مشکل بجٹ تھا. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ایک مخلوط گورنمنٹ ہے, مختلف جماعتوں کی 8-7 جماعتوں نے مل کے یہ حکومت بنائی ہے, ان کے لیے ایک مشکل بجٹ تھا, لیکن انہوں نے پیش کر دیا. کافی حد تک انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ایک بیلنسڈ بجٹ پیش کریں. وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ اس پر تو کوئی ماہر معاشیات ہی کامنٹ کر سکتا ہے. بٹ بطور جرنلسٹ میرے خیال میں شاید غریب کو وہ ریلیف نہیں مل سکا, کیونکہ بجٹ سے پہلے ہی غریب پر مہنگائی کا بوجھ لاد دیا گیا تھا. تو اس پہ بات کریں گے کہ یہ بجٹ واقعی غریب دوست تھا یا غریب دشمن تھا, کیونکہ یہ تو کنفرم ہے, یہ تو خیر میں بھی کہہ سکتا ہوں, آئی ایم ناٹ اے ایکسپرٹ آف اکانومی اینڈ معاشی امور, بٹ میں یہ بڑے میرے خیال میں رسپانسبلٹی سے یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ یہ بجٹ اور اس سے پہلے جتنے 2-3-4-5 بجٹ میں نے بطور صحافی کور کیے وہ پاکستان میں امیر دوست بجٹ ضرور تھے. تو اس پر بات کرنے کے لیے مالی سال 2022-23 کا جو بجٹ ہے کس حد فائدہ مند ہے اور کتنا ایک متوازن بجٹ تھا, بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے سینئر رہنما جمشید اقبال چیمہ صاحب نے. چیمہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر, پاکستان مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ ہوں گے ممبر نیشنل اسمبلی علی گوہر بلوچ صاحب, اور معاشی امور کے ماہر ہارون شریف صاحب اگر جوائن کر چکے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. تو میں ذرا 2 سیاستدانوں سے اجازت لیتے ہوئے ہارون شریف صاحب کی جانب بڑھوں گا. ہارون صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر ذرا سمجھائیے گا بڑے آسان لفظوں میں کہ جو آج بجٹ پیش ہوا سر, یہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ ایک بیلنسڈ بجٹ ہے؟ ذرا جواب دیتے ہوئے یہ بات ضرور سامنے رکھیے گا جو ہمارے معاشی حالات ہیں اس ملک کے اندر, جو کل تک اس حکومت نے دیکھے, 2-2.5 مہینے اس حکومت کو ہوئے, سارے معاشی برڈن کے ساتھ, معاشی مسائل کے ساتھ, سیاسی مسائل کے ساتھ جو آج بجٹ ہوا, بطور ایکسپرٹس آف فائنانس اینڈ اکنامکس آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسا بجٹ ہے یہ سر؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے 3-4 فیکٹرز ہیں, کچھ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بولے. ایک تو بات ذہن میں یہ رکھنے کی ہے کہ یہ بجٹ IMF پروگرام کے فریم ورک میں بنایا گیا ہے, تو بنانے والوں کے پاس بہت زیادہ سپیس نہیں ہوتی, کیونکہ جو ہم نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے, پرائر ایکشن اگری کیا ہے, وہ اس بجٹ میں ریفلیکٹ ہوں گے تو اگلی امپورٹنٹ ٹرانچ ملے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس حکومت کا جو دورانیہ ہے وہ یہ کوئی حکومت کا پہلا سال نہیں ہے, یہ 5واں سال ہے, اور حکومت جو ہے وہ اپنا آخری سال کے اندر کوئی بہت بڑے دور رس اسٹرکچرل چینجز نہیں لایا کرتی. تو میرے حساب سے یہ سٹیبلٹی کا بجٹ ہے, فسکل سٹیبلٹی کا بجٹ ہے. اس کے اندر کچھ سمت دینے کی کوشش کی گئی ہے, جہاں پہ ہم نے امیر کو ٹیکس کرنے کی کوشش کی ہے, بڑی گاڑیوں پہ لگایا ہے, زراعت پہ چھوٹ دیا کسٹم ڈیوٹی کی, کچھ ہم نے سولر پینلز پہ دی ہے بیلنس کرنے کے لیے, لیکن اس کے اندر کوئی ایسی ڈھانچے میں تبدیلی کی سمت آنے کی نہ تو مجھے توقع تھی, نہ ہی اس کے اندر ہے. یہ ہے کہ ہم 1 سال کا کس طرح ہم سموتھلی فسکل اپنی پوزیشن کو مینج کر سکیں, یہ بجٹ ہے. جو تیسری چیز جو میجر ہے, جو لوگ میرے سے سوال پوچھتے ہیں ایز ڈیولپمنٹ اکانومسٹ, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ عام آدمی کے جو ہماری اگر گروتھ 6% کے آس پاس تھی تو ہم اپنے بل کیوں نہیں پے کر پا رہے. تو یہ ایک فنڈامنٹل سوال ہے جس کا میں چاہوں گا ڈیبیٹ میں لانا, کہ ہماری کوالٹی آف گروتھ وہ نہیں ہے جو کہ ہمیں ضرورت ہے. ہماری گروتھ ایک ٹریڈنگ کنزمپشن کی گروتھ ہے, جس سے نہ تو ہم باہر کے بل پے کر پاتے ہیں. اچھا ہارون صاحب ذرا اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے گا, کیونکہ جمشید اقبال چیمہ صاحب معاشی مسائل کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں, اسٹیٹ بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. جو آپ نے کوالٹی گروتھ کی بات کی, وٹ از دس سر کوالٹی گروتھ؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کوالٹی گروتھ کے 2-3 اینگل ہیں. دیکھیں ہماری ضرورت کیا ہے. پاکستان کی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی ایکسپورٹ کی ارننگ ہو کہ ہم اپنا بل پے کر سکیں باہر کا. ہماری اس وقت گروتھ اس کو آدھا بھی پے نہیں کر پاتی. دوسرا کوالٹی گروتھ یہ ہے کہ ہمارے 20 لاکھ لوگ لیبر مارکیٹ میں ہر سال ینگ آ رہے ہیں, ہم ان کے لیے نوکریاں کریٹ کر پائیں. تیسرا یہ ہے کہ ہم آبادی بڑھ رہی ہے, ہماری پروڈکٹیوٹی گروتھ کے ساتھ بڑھے تاکہ ہم یہ اسینشل چیزیں تو امپورٹ نہ کریں. سو ہمارا جو اس وقت جو گروتھ ہے وہ ان تینوں اہداف کو بہت سالوں سے پورا نہیں کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت کا جو ڈھانچہ ہے
उसमें बुनियादी तब्दीलियां लाने की जरूरत है जो बाकी ममालिक ने कर ली हैं। और आपके पहले पॉइंट पे मैं करूं जिस पे मुझे वरी है एज ए पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एज वेल, कि हमारा जो कॉर्पोरेट एक एलीट है जिसका आपने जिक्र किया, रिच तबका, उसका इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी पे डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ता चला जा रहा है। तो जब उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाता है तो फिर आप जो है प्रो पुअर या डिवर्सिफाइड बेस की पॉलिसीज नहीं बना पाते। ये मैं आपको एक फंडामेंटल जो बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, ओवर टू यू। एक तो बजट पे ऑफ कोर्स आपका मुझे कमेंट चाहिए, बिकॉज आप 3 साल जो बजट चार बजट दिए और 3 साल आप इमरान खान साहब के बजट के हवाले से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से जो आप पजीराई करते रहे और जो बातें आप इंडोर्स करते रहे खान साहब की, उसको सामने रखें और कंपेयर करें आज के बजट के साथ, तो कहाँ देखते हैं सर? और दूसरा अगर कमेंट करना चाहिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैंने इसलिए रोक के पूछा था क्वालिटी ग्रोथ की। हम क्वालिटी ग्रोथ पे काम नहीं कर रहे, और शायद ये डिबेट अक्सर लोग करते हैं बट कम होती है इस पे। हारून साहब ने फोकस तो किया है बट ऑफिशियली या बड़े फोरम्स पर हम इस बात पर फोकस नहीं करते जो क्वालिटी ग्रोथ की बात कर रही है की है इन्होंने, और जो रिलेटिव ग्रोथ होती है विद रिस्पेक्ट टू अदर फैक्टर्स जो उन्होंने डिस्कस किए। सर प्लीज। देखें, ग्रोथ तो होनी ही वो चाहिए जो क्वालिटी ग्रोथ हो। क्वालिटी ग्रोथ के बगैर आपका बेसिकली वो एक टैक्टिस हो सकता है या एक पॉपुलर मोमेंट हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो बाद में उस बाउंस बैक करना होता है। सो हमारा जो मार्च में IMF की आई थी कमेंट्री पाकिस्तानी इकानमी के बारे में, उसमें 4 लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक था कि ये फास्ट ग्रोइंग है, दूसरा था सस्टेनेबल है, तीसरा था इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मुराद के काफ़ी सारे सेक्टर ग्रो कर रहे थे, और चौथा ये था जॉब रिच, कि उसमें जॉब ज़्यादा क्रिएट हो रही थी। सो ये चारों चीज़ें मैं समझता हूँ हमारे इकानमी में बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी। सो मैं इसे आप कह लें कि काफ़ी हद तक या पार्शली इसे बड़ा अच्छे तरीके से कह सकता हूँ कि 80-90% ये जो क्वालिटी ग्रोथ वाला पर्पस था वो पूरा कर रहा था। और दूसरा क्वालिटी ग्रोथ में एक चीज़ है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही हो, कंजम्पशन जो है और कंजम्पशन भी हो रही हो, वो जो एक प्रोडक्शन के सेंटर्स हैं उनको सपोर्ट करे। सो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी और इंपोर्ट में $10 अरब की लास्ट ईयर आई है। 3 किस्म की मशीनरी, एक टेक्सटाइल की, कंस्ट्रक्शन की और माइनिंग की। अब तीनों ही सेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जिन्होंने ग्रो करना था। बाकी रह जाती है बात इसमें ये जो प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन सेंटर जो देखें तो उसमें पाकिस्तान में ज़राअत जो है ये ऑटो, IT और कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंडस्ट्री के अलावा तमाम इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल ये देती है। अब जब रॉ मटेरियल देती है तो अगर ज़राअत जो है वो ग्रो ना करे तो फिर आपकी ओवरऑल इंडस्ट्री हर्ट हो जाती है और अल्टीमेटली जाके सर्विसेज सेक्टर भी हो जाता है। हमारे यहाँ पिछले साल 2021 में 6% जो मेन क्रॉप्स थी वो 6% के हिसाब से ग्रो किया, और इस साल उन्होंने किया 7%। अब 6 to 7%, और जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स थी, बड़ी क्रॉप्स की ये बात कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स में 7.9% ग्रोथ थी। ये पाकिस्तान की तारीख में पिछले 30 साल में कभी नहीं हुआ कि तमाम इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं सर बात एक साल 6% ਉਹ ਫਸ ਜਾਏਗੀ ਆਵਾਮ। ਸਰ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। सर ਗੱਲ ਇਹ है, मतलब जो पॉइंट हारून शरीफ साहब ने उठाया ना सर, सादा लफ्जों में, कि अगर इतनी अच्छी ग्रोथ है तो हम अपने बिल क्यों नहीं, आधा बिल भी उसका पे नहीं कर पा रहे, तो व्हाट इज दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। सर इसको जरा सादा लफ्जों में बता दें, ये टेक्निकल है तो मैं फंस जाऊंगा। सर देखें, हारून शरीफ साहब, मैं कह रहा हूँ हारून साहब भी और आप भी बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बिल्कुल समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन ये है कि जो सदियों का देन है, ये डेकेड्स का देन है, वो 2 दिन में पूरा नहीं होता। ये कोई आए कि 3.5 साल मिले सर, चीमा साहब 3.5 साल मिले, 4 बजट दिए, 6 मिनी बजट दिए, तो आपके पास फुल ग्राउंड था। चीमा साहब अदनान बात करने दे, प्लीज ना करें इससे प्लीज। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि आप, अगर मैं कहूं कि इस साल बड़ी आमदन हुई है पाकिस्तान को, तो आप कहें जी हमारे कर्जा फिर क्यों नहीं उतारा आपने, फिर अभी तक हम मकरूज क्या हुए। भाई अगर आप अपना कर्जा अगले 20 साल में बड़ा अच्छा उतार लें, बड़ी अच्छी ग्रो करके, बड़ा कोई नेक आदमी लाके, बड़ा कोई विजनरी लीडर लाके अगले 20 साल में अपना कर्जा उतार लें तो बड़ी बात होगी। आप 3 साल बाद पूछे कर्जा क्यों नहीं उतरा, भाई ऐसा नहीं होता। ये आप कह लें कि अभी आज आप कितना दे रहे हैं, अपना कर्जा कितना वापस कर रहे हैं और इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, मतलब आपका आधा बजट
آپ کا 9500 ارب रुपए में से 4000 अरब जब जा रहा है तो बाकी आपके पास रूम टू प्ले कितनी है? अच्छा, सो कहने का मतलब यह है कि ये चीजें वक्त के साथ इंप्रूव होती हैं। अच्छा, मैं इस पे आऊंगा सर, बजट पे जल्दी से कमेंट करें, आगे बढ़ूं। बजट आज का बजट पे कमेंट करते हैं जल्दी से, इस पे डिबेट करेंगे हम ब्रेक के बाद। बजट के हवाले से, आज के बजट के हवाले से मैं बात करूं, एक मिनट अदनान, आज के बजट के हवाले से अगर बात करूं, आज के बजट में 230 पेज का बजट है, इसमें बहुत सारे शाख्स हैं, अभी तक सारे शाख सामने नहीं आए। जो मिफ्ताह इस्माइल ने कोई बात ऐसी बताई नहीं है, लेकिन इस बजट में गरीबों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, कारोबार के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। 10% खाद पर टैक्स लग गया है, 10% खाद पर टैक्स एक्स्ट्रा लग गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर आ रही है, ऊंची कर दो यार हसन प्लीज इनकी आवाज। जी सर बोलिए। देखिए, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो आज का बजट है, जिस तरह से हमारे पाकिस्तान के मुआशी हालात जिस परेशान कुन हद तक पहुँच चुके हैं, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन बजट कुछ हो ही नहीं सकता। जाहिर है कुछ बातें अभी आपके दोस्त कर रहे थे, जमशेद चीमा साहब कर रहे थे, कुछ बातें इनकी भी ठीक है, लेकिन ये है कि हमने देखना ये है कि हम जिस हालात पर पहुंच चुके हैं, मतलब है कि जिन हालात को हमारे पाकिस्तान के ऐसे हालात नहीं थे मादरत के साथ, बाई डिजाइन इन हालात को तबाह किया गया मुआशी तौर पर। और मुझे नहीं पता कि मतलब है कि इस चीज के अज़ाइम क्या थे कि इस नहज पर क्यों पहुंचाए गए हालात, इतनी तबाही पाकिस्तान की मुआशी क्यों की गई। लेकिन चले आज के बजट की तरफ आते हैं। अली गौर बलोच साहब 2000 रुपए के अलावा इस बजट में गरीब आवाम के लिए क्या था, जरा बता दीजिए सर। मैंने पूरा बजट नहीं पढ़ा, 230 सफ़ों का हो सकता है, अगला पूरा हफ्ता भी ना पढ़ सकूं, तो आपने तो गवर्नमेंट है सर, 2-3 चीजें गरीब आवाम के लिए गिनवा दीजिए। मैंने सीधा चीजें देखी है सर, और जाहिर है पूरा बजट तो अभी मैंने भी नहीं पढ़ा। जाहिर है गरीब आवाम को कुछ तो दिया होगा ना सर, गरीब आवाम को क्या दिया इस बजट में? देखिए सर, बिल्कुल आपकी तरफ मुझे बात करने देंगे तो मैं आपकी गुजारिश करूंगा। बात ये है कि सबसे पहले तो ये है कि तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। फिर जो कम आमदन वाले मतलब है कि जो टैक्स हम लगाते थे, कम से कम आमदन पहले 6 लाख थी, वो बढ़ाकर अब 12 लाख कर दी है। फिर उसके अलावा जो सबसे बड़ी एग्रीकल्चर का जिक्र हो रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी हमारी इम्पोर्ट्स थे, जिसमें ज़रूरी आलात भी आते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सीड्स आते हैं, उन तमाम पर ड्यूटी 0 कर दी गई है। मतलब इसका बराह रास्त आपको पता है ग्रास रूट लेवल पर लेबर जो है हमारी। सर बिल्कुल ठीक है, टाइम मेरे पास कम है, ब्रेक पे जाना। अली भाई बिल्कुल ठीक है, मैं क्योंकि हारून साहब ने मैं ज्वाइन नहीं करना, ब्रेक के बाद हारून साहब से कमेंट ले लूं। मैं आ रहा हूं सर, आप पे आऊंगा ब्रेक के बाद। हारून साहब, एक तो बड़ा आपने हमें फंसा दिया है कि पहले आपके बाद हम साथ नहीं होगा। मैं सर ये बताइए जरा सादा लफ्जों में, टेक्निकल को जरा कम रखिएगा, कि इस बजट में गरीब आवाम के लिए क्या था सर आपकी नजर में, और क्या महंगाई कहीं थोड़ा बहुत फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है इस बजट के बाद? जी, महंगाई बढ़ती दिखाई दे रही है, और वो तो बजट से पहले ही, और वो ऑनेस्टली ये हुकूमत नहीं, अगर टू बी ऑनेस्ट पीटीआई की हुकूमत भी होती तो उनको आईएमएफ के प्रायर एक्शंस को पूरा करना पड़ता। दूसरी चीज ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, देखिए जैसे चीमा साहब ने वो जो आईएमएफ की रिपोर्ट का रेफरेंस दिया, मैं कुछ 17-18 साल ये रिपोर्ट्स लिखता रहा हूं दूसरी तरफ से। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि हमें इस वक्त अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी चाहिए, ना कि आईएमएफ जो कि आपको सिर्फ बेल आउट करने आया हुआ है। यहां पर जो सूरत हाल इस वक्त है, बजट पे मेरा कमेंट ये है कि जो रिच को टैक्स करने की बात है वो अच्छी सिमत है, डायरेक्ट टैक्सेशन भी अच्छी सिमत है, लेकिन 3-4 चीजें जिनको करके ज्यादा रिलीफ दिया जा सकता था, मैं अर्ज करना चाहूंगा। जी। नंबर वन ये था कि हुकूमत का जो साइज है उसको घटाने की कोई बात नहीं की गई फेडरल गवर्नमेंट की। दूसरा ये है कि बहुत सी चीजें जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है वो सूबों को पास ऑन की जा सकती हैं, क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद उनका जिम्मा है, ये यूथ के लोन्स, विमेन लोन्स, इवन सोशल प्रोटेक्शन, लेकिन वो हम सूबों को उनका हिस्सा भी देते हैं और इसके बाद हम वो काम खुद करते हैं। तीसरी चीज ये है, मेरा ख्याल था हुकूमत कुछ एसेट बेचने की बात करेगी जो वेस्टफुल हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं, उसका भी जिक्र नहीं है। अब जो हमने 4398 अरब का खसारा है, उसको पूरा करने के लिए सिर्फ मुझे बोरोइंग की
दिखाई दे रही है ना, उसके अंदर ना इन्वेस्टमेंट का जिक्र है, कोई टारगेट है कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट से इसको पूरा करेंगे, ना उसके अंदर कोई टारगेट है कि हम जो है अपना खर्चा कम करके क्या करेंगे, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ घटाएंगे। ये चीजें हम कर सकते थे। मैं समझता हूं कि बड़ी रिफॉर्म्स एक साल की हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन मेरी तवक्को थी कि जितने बुरे हालात हैं हमारे फिस्कल एक्सटर्नल अकाउंट पे भी और अंदर, तो इस तरह के कुछ सिग्नल्स बेल्ट टाइटनिंग के बड़े आने चाहिए थे, खाली ऑप्टिक्स वाले नहीं आने चाहिए थे। बाकी मिफ्ता के पास कोई इतनी स्पेस नहीं थी कि कोई मैसिव सब्सिडीज दे देते, लेकिन अभी भी आपने जैसे एलीट की बात की, एलीट की सब्सिडीज तो पिछले 25 साल से चल रही हैं और पिछली हुकूमत में भी चली हैं। सर 30 सेकंड में कमेंट कीजिएगा। हारून साहब, आप अगर इस गवर्नमेंट में जो 18 से 23 तक ये 5वां बजट है इस गवर्नमेंट का, आपने क्योंकि गवर्नमेंट कहा कि ये गवर्नमेंट का 5वां बजट है, तो आप जब कंपेयर करते हैं आज के बजट को सबका 4 बजट्स के साथ, तो कहां रेट करते हैं आज के बजट को सर? देखिए 75% इट इज द सेम बिजनेस, क्योंकि जब आप, मैंने अर्ज किया ना, IMF प्रोग्राम में है तो आपने उसी फ्रेमवर्क में बनाना है ना जी। अगर कोई कहता है मैं उसको चैलेंज कर लूंगा तो वो गलत कहता है। लेट मी बी वेरी ब्लंट, हम सियासी तौर पे ये बयानात देते हैं, लेकिन आपने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, आपको उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपके वक्त का। ब्रेक के बाद अली गौहर बलोच साहब और चीमा साहब से जरा हम टैक्स का जो टारगेट है उसको कैसे गवर्नमेंट पूरा करेगी और चैलेंजेस और खास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जमशेद इकबाल चीमा साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान। आज के बजट में वो कह रहे हैं कि बड़ा रिलीफ हमने दिया है कि जितनी भी इंपोर्ट होगी फॉर एग्रीकल्चर, खासतौर पर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए, उस पर टैक्स नहीं होगा सर। देखें, इसमें ये जो 2 चीज़ों पे टैक्स उन्होंने माफ़ किया है, एक सीड पे और एक एग्रीकल्चर मशीनरी पे। एग्रीकल्चर मशीनरी के हवाले से ये है कि ज़्यादातर इंपोर्ट होती नहीं है, सिर्फ ये मुंजी लगाने वाली मशीनें और काटने वाली, ये 2 चीज़ें बाहर से आती हैं ना, बाकी सारी मशीनरी तकरीबन ये है। लिहाजा इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई जदीद मशीनरी, कोई आप कह लें कि एग्रीकल्चर यू कैन से कि जैसे कहते हैं कारपोरेट फार्मिंग के लिए कोई इस तरह की चीज़ हो तो हो, अदरवाइज़ मशीनरी नहीं है कोई। दूसरी बात, सीड, मकई का सीड पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है या राइस का, बाकी सीड को इंपोर्ट नहीं होता, तो उसका फ़ायदा है डेफिनेटली होगा, लेकिन उसकी भी वैल्यू बड़ी थोड़ी बनती है। मेन जो सेटबैक आया इस वक्त एग्रीकल्चर में वो है कि 10% ड्यूटी लग गई है खाद पे। अब खाद जो है ये तकरीबन 500 अरब का 600 अरब रुपए का सेगमेंट है पाकिस्तान में। 600 अरब का जो सेगमेंट है उस पर 10% आपने अपना GST लगा दिया है। और दूसरी तरफ अगर देखते हैं हम ये जो जिस पे माफ़ हुआ है या ड्यूटी नहीं लगी, ये पहले थी और अब नहीं है, वो ये GST नहीं है, वो तकरीबन टोटल बनता है कोई 30-40 अरब का। सो 30-40 अरब पे एक्सपेंस कम हुए हैं और कोई 500 अरब रुपए पे की जो मार्केट है उस पर एक्सपेंस बढ़ गए हैं। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान में जो ये वर्ल्ड वाइड दो खादें बहुत महंगी हो गई हैं जी। फास्फोरस और पोटाश दोनों महंगी हो गई हैं। 12,000 13,000 रुपये रेट हो गया है। तो 13,000 रुपये रेट पे अगर आप GST पे लगा देते हैं तो फार्मर के लिए पहले ही आउट ऑफ मार्केट जा चुकी हैं, फार्मर उनको अफोर्ड नहीं करता। तो ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के लिए इतना लीथल होगा कि इस वक्त आप खान साहब की गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर पे काफी काम किया। मुझे एक पॉइंट क्लियर कर दें, क्या ये पॉसिबल है पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए, कि माशी हालात के लिए, कि वो खाद पर सब्सिडी दें और मैक्सिमम सब्सिडी दें फॉर द फार्मर? डेफिनेटली। देखें, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, इस मुल्क में आपने अगर आटा सस्ता बेचना चाहते हैं, अगर आप मकई सस्ती बेचना चाहते हैं, खाद सस्ती चावल सस्ता बेचना चाहते हैं, सब्जी सस्ती बेचना चाहते हैं, तो उसका मतलब आप आटे पे सब्सिडी ना दें, आप सब्जी पे सब्सिडी ना दें, आप खाद पे सब्सिडी दे दें, तो बड़े थोड़े पैसों से आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि वो प्रोडक्शन सेंटर है। ये जो खाद है ये प्रोडक्शन का 10% से ज़्यादा नहीं है। अब 10% कमोडिटी पे टैक्स देना और बात है, और यू कैन से कि 100% पे टैक्स सब्सिडी देना और बात है। सो गवर्नमेंट की हमेशा से मेरी प्रपोजल यही रही है, और अभी भी मैं समझता हूँ कि मैं गवर्नमेंट के पास जाऊँगा डेफिनेटली कि ये काम ना करें। ये इस वक्त अगर पोटाश और फास्फोरस पे सब्सिडी नहीं दी जाती तो पाकिस्तान की ज़राअत में एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरी ज़िम्मेदारी तबाह हो जाएगी। ज़िम्मेदारी से मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की ज़राअत तबाह हो जाएगी अगर इन्होंने इस वक्त तकरीबन 11,500 रुपये रेट है DAP खाद का।
13,500 रेट है। आगे एक सुना है कि इस हफ्ते में झटका लग रहा है, 2,000 रुपये और बढ़ रहा है, और उसके बाद अगर उस पर GST लग जाता है तो इसका मतलब 3,000 का और फर्क पड़ गया। इसका मतलब तकरीबन चली जाएगी 17-18,000 रुपये। 17-18,000 की खाद की बोरी ये होनी चाहिए थी 6,000 की, 5,000 की, 7,000 की। चलो आजकल बहुत महंगी हो गई, 7,000 की होती, सब्सिडी डाल के तो 2-3,000 सब्सिडी होती, कुछ 7,000-6,000 के लोगों को मिल जाती, तो ये फिर आपकी ज़राअत बचती है। ये आपके 17,000 से टोटल ये जो ग्रेन है, जिसे ग्रेन दाना जिसे कहते हैं, ये फल है, फल बनना है DAP से, फास्फोरस से बनना है, फल फास्फोरस से बनना है। और अगर फास्फोरस इतनी महंगी है या पोटाश इतनी महंगी है, जिससे पानी कंट्रोल अली गौर करना है, बलोच साहब, पानी दिस की इज द shortage इंपॉर्टेंट है, पॉइंट। आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम कर रहे ज़राअत हैं, बचती नहीं है। अली गौर बलोच साहब, जो असल बैकबोन है, जो जरूरत है इस वक्त एग्रीकल्चर को, वो उस पर सब्सिडी नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है आसान सस्ते पैसों में आवाम फार्मर के लिए, सर, गरीब किसान के लिए। अली साहब देखिए, बात ये है कि चीमा साहब ने अभी बात की है, इन्होंने किया जा रहा है, चीमा साहब खुद भी फील्ड के एक्सपर्ट है और समझते हैं उन चीज़ों को, मामला को। बुनियादी तौर पर ये है कि एक बात से मजबूत बात से मैं कुछ किसी हद तक बात नहीं करता। जो इम्पोर्ट है, आप देखें इम्पोर्ट में मक्की का बीज काफी ज्यादा पाया जाता है, चीमा साहब को पता है, तो और बहुत सारे एरिया में काट किया जाता है। मक्की की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, जब उनके ऊपर ड्यूटी जो होगी तो फर्क पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि बाद हमें, आपको पता है, गंदम का सीड भी बाहर से मंगाना पड़ जाता है। कैनोला का सीड तो हो सकता है ये चीमा साहब की अपनी कंपनी इस पर काम करती है, इन पर नॉलेज में है कि वो बाहर से आता है, तो हाइब्रिड सीड्स है, तो उसमें तो ये नो डाउट ये हम ये नहीं कह सकते कि ये कुछ बड़ा बहुत फर्क पड़ा है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और पूरे बजट पे बहुत डिटेल तो मेरी नजर मतलब नहीं पड़ी कि मैं आपको कि मैं रातों रात नहीं सर, आप सही कह रहे हैं अली भाई, यू आर वेरी राइट। अगर कोई बड़ी सब्सिडी होती, बड़ा प्लान होता, तो मिफ्ता साहब जरूर अपनी स्पीच में हाईलाइट करते, मीडिया इसको हाईलाइट करता। बड़ा पॉइंट है ना, बड़ा पॉइंट ये है कि जो सब्सिडी यूरिया खाद पे हमने दी, यूरिया खाद पे ऑलरेडी सब्सिडी हमने दी है, और वो बिल्कुल मेरी नजरों से भी गुजरा है, उस पर आई है। देखो ना, हमने टारगेट ही एग्रीकल्चर सेक्टर को किया। हाँ, अभी इस पर तजावीज आएंगी, और इसकी बेहतरी के लिए अगर मजीद चीमा साहब के पास तजवीज़ें हैं, बाकी लोगों के पास तजवीज़ें वेलकम लेकर आए, हम उनको वेलकम करेंगे, उन चीजों को ऐड करेंगे, हुकूमत को रिक्वेस्ट करेंगे कि चीजें ऐड करके इसको मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन उन हालात में आप देखें कि जिस वक्त हम माशी तौर पर काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, और हमारे मतलब है कि हालात जिस लेवल पर पहुंच चुके हैं हम, और हमारा रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर से ही आता है आपको। और इसमें एक फैक्टर जो है, जो कि सबसे आपको पता है कि IMF के प्रोग्राम की वजह से बिजली इस वक्त बड़ी महंगी हो चुकी है। जब हमारा टाइम था उस वक्त 5-6 रुपए का यूनिट था, अब यूनिट कहाँ पर पहुंच चुके हैं। पैसे की डिवैल्यूएशन करने की वजह से, इसकी करेंसी की, उस वजह से मतलब है कि महंगाई में बहुत ज्यादा। अली साहब IMF ने तो नहीं कहा ना कि बिजली महंगी कर दे सर। IMF ये आवाम को कुछ सही फिगर बताया करें। वो जो बजट खसारा है और जो महसूलात है उसकी बात करता है, जिसके लिए आप बिजली महंगी कर देते हैं, पेट्रोल महंगा कर देते हैं, डीजल महंगा कर देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि IMF ने कहा है। IMF ये थोड़ी कहता है कि IMF तो कहता है कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें सर। अली साहब ये बिल्कुल देखें, इकोनॉमी जो है इसीलिए उसी तरफ तो कदम बढ़ा रहे हैं। हमने साबित किया, जब हमने 4 साल 5 साल हुकूमत की, तो उस टाइम में हमने कीमतें कम की, इन्फ्लेशन रेट कम किया, सारा कुछ किया। ये साल के लिए हुकूमत मिली है, इसमें भी इंशाल्लाह जब 1 साल के बाद हम इलेक्शन के लिए अवाम के पास जाएंगे, असल फैसला तो अवाम ने अपने वोट के बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ। IMF बजट है या नहीं, और 1 साल में क्या महंगाई कम कर पाएगी गवर्नमेंट, एक ब्रेक के बाद। जी हाँ जी, वेलकम बैक। जमशेद चीमा साहब, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि मौजूदा बजट को गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं बनाया, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस उस IMF प्लान की जो आप लेके आए थे सर। तो आखिरी रिमार्क्स हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, इस पे कमेंट कीजिएगा कि आप बजट देते तो क्या उसमें क्या मुख्तलिफ होता है इस बजट से। देखें, इसमें एक तो ये कि अभी तक टोटल बजट IMF के प्रोग्राम आए 22। आउट ऑफ दोज 22 प्रोग्राम्स 13 प्रोग्राम ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग या मौजूदा PDM ने दिए हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम लिए हैं IMF से। अब उन 13 में से 12 प्रोग्राम ऐसे हैं जो कभी भी कंप्लीट नहीं हुए, इन्होंने अपना ही एग्रीमेंट किया हुआ कभी पूरा नहीं किया।
اور ایک پروگرام جو پورا کیا گیا وہ 2013 سے لے کے 18 تک تھا, وہ بھی 16 تک کمپلیٹ ہو گیا, اور اس کے بعد ٹوٹل وائلیشن ہو گئی, کمپلائنس ختم ہو گئی. سو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن دو گورنمنٹوں نے, جو آج کل پی ڈی ایم ہے, اس پی ڈی ایم نے کبھی اپنا کیا ہوا ایگریمنٹ پورا نہیں کیا. ہمارا کیا ہوا ایگریمنٹ کیوں پورا کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پھر یہ کہ ہم نے جو ایگریمنٹ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ, اگر ہم نے پورا نہیں کیا, ہم نے اس کو اس طرح اوبے نہیں کیا, تو یہ ان کو کیا ضرورت کرنے کی, اس کو باؤنڈ تو ہم تھے نا, یہ تو باؤنڈ ہی نہیں تھے. ہاں گورنمنٹ تھی, گورنمنٹ چلی گئی. سو اور انہوں نے خود بھی ہسٹوریکلی کبھی نہیں پورا کیا. یہ بات غلط ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. اور دوسرا, آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو پروگرام تھا وہ تھا کہ ٹوٹل آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کتنا ہوگا. بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے, بجٹ خسارہ جو ہے, اس کے ہم باؤنڈ تھے 6.5% کا. اس کے علاوہ بالکل ٹھیک, ٹائم ختم ہو گیا. علی گور بلوچ صاحب, کنکلوڈنگ ریمارکس اوور ٹو یو سر. آئی ایم ایف پروگرام کے پابند نہیں ہے, یہ تو سب کو پتا ہے. خان صاحب نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں روک دی تھیں, آئی ایم ایف کو انہوں نے فالو کرنا بند کر دیا تھا, عوام کو ریلیف دیا تھا, تو آپ کیوں نہیں دے سکتے سر؟ دیکھیں بات یہ عدنان بھائی, مطلب بڑی سمپل بات ہے. ظاہر ہے چیمہ صاحب کی اور میرے, ہم آپس میں ویسے دوست ہیں لیکن نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ مطلب ایک نیچرل بات ہے, اس پر میں بھی قائم ہوں. ظاہر ہے اب چیمہ صاحب بھی بات تھوڑی سی گھما کے کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جن سخت شرائط پر عمران خان نے قرضے لیے, پاکستان کی تاریخ میں اتنی سخت شرائط پر کسی نے قرضے نہیں لیے. دوسری یہ گزارش ہے کہ جو اپنا صورتحال اس وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی شرائط تو نہیں, کیونکہ عمران خان صاحب تو مشہور تھے کہ ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ یو ٹرن کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, کسی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی. آپ نے جو آئی ایس ظاہر ہے وہ اگلی آپ کو قسط نہیں دیں گے, آپ ملک کو دیوالیاں کر دیں. مقصد یہ کہ اگر اتنا احساس تھا تو اتنی سخت شرائط پر قرضے لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ کسی کی کوئی شخصی قرضہ تو ہے نہیں کہ چیمہ صاحب نے لیا تھا, یہ عمران احمد نیازی نے اپنے گھر بنانے کے لیے کوئی لون لیا تھا. یہ ایک ملک نے قرضہ لیا ہوا ہے اور اس میں پابند ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سامراجی, سب سے بہتر چیز تو یہ کہ ان پروگرام سے باہر آیا جائے, حکمت عملیہ کی معاشی طور پر بنائی جائے کہ ہم ان سے ڈیپینڈنٹ رہیں نہ, ہم انڈیپینڈنٹ ہوں, اپنی پالیسی خود بنائیں اور معاشی طور پر خوشحال ہوں. دوسری بات یہ کہ عمران احمد نیازی نے بھی اس وقت کوئٹ کیا جب عدم اعتماد ان کو نظر آ گئی کہ جناب وہ ان کی طرح کامیاب ہونے بیٹھ گئی, اور ایک ڈھونگ نچانے کے لیے 10 روپے آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر دی. اور چیز کیا مارا تھا اس میں, ماسوائے یہ کہ وہ چند دن روکے رکھی. جب ہم واپس آئے تو ہمیں پھر ان کے کیے ہوئے وہ جو بھیانک قسم کے ایگریمنٹس ہیں ان کے تحت ہمیں بڑھانی پڑی وہ قیمتیں. ظاہر ہے اس چیز کو روکا تو نہیں جا سکتا. اب ہم بالکل سر, ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ میرے معزز دونوں ناظرین. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ 4,000 کے بجٹ خسارے کے ساتھ اور 3,000 کی ٹیکس چوری کے ساتھ اس ملک کے معاشی حالات کو بہتر کر سکیں. تو اس ساری صورتحال میں یہی کہا جا سکتا ہے, اس ملک کی اللہ ہی حفاظت کرے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.